हेलो दोस्तों, आपकी पीटी की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पीटी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। लेकिन इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके जो जितने सारे भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि फरवरी 10 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। सो पीटी के दौरान आप जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका भी सारे जुगाड़ करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अधूरे रह जाने पर आपको बाहर कर दिया जा सकता है। सो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और किसका सिग्नेचर चाहिए रहेगा, और अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। सो बने रहिएगा, इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों नोटिफिकेशन 2019 में, जिसके मुताबिक जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ जो छात्र को डाउट है कि पीईटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मुख्यतः से वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा आपको पीईटी के दौरान। जो पहला है आपका एडमिट कार्ड, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। दूसरा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 से 4 ले लेना है। तीसरा आपका आधार कार्ड ले लेना है आइडेंटिटी प्रूफ। पॉइंट नंबर 18 है, इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और कौन से कैंडिडेट्स को किस तरह के डॉक्यूमेंट्स और किसका साइन लेना है। इसमें सारे डिटेल्स दिया हुआ है। जो पहला पॉइंट है 18.1, इसमें ये दिया गया है टू एसर्टेन देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ये पहला पॉइंट ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रहने चाहिए। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके पहले ही आपके पास जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। साथ ही साथ जो आपके जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको निकाल लेना है। तो इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या होता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके जो जेरोक्स कॉपी कर लेना है और उसको अपना सिग्नेचर कर देना है, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। इसमें और भी एक बात दी गई है कि rrbdv.in पोर्टल में आपको इसको अपलोड भी करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने से पहले। तो कई जोन में ये मांगा जाता है कि आप आने से पहले अपलोड कर दीजिए, कई जोन में नहीं मांगा जाता है, तो उस अनुसार आप अपना डिसीजन लीजिएगा। अगला पॉइंट है 18.2 में, इसमें कहा गया है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आइदर वो इंग्लिश या हिंदी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट अपने लैंग्वेज में सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना रहेगा कि एफिडेविट बनाना रहेगा। तो उस बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अगला है 18.3, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिन आ जाएगा तो उस समय कैंडिडेट्स को ज़रा भी टाइम नहीं दिया जाएगा, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा कि आपके पास अभी तो डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है, तो आपको मोहलत नहीं दी जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप पीटी की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना डॉक्यूमेंट भी सब सही कर लीजिए फरवरी से पहले। अगला है 18.4, डॉक्यूमेंट्स आर टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड बिलो। देखिए कोई वीडियो यहाँ से शुरुआत होती है, इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जो पहला पॉइंट है मैट्रिकुलेशन इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो जितना भी आपने जो आपका जो 10th का और 12th का जो मार्कशीट आपने जो 10th का जो बेसिस पे तो हम अप्लाई करते ग्रुप डी में, तो उसके हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने जब दिया रहेगा फॉर्म अप्लाई करते समय उसका आपका क्रॉस चेक किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि कैंडिडेट नेम, फादर्स और मदर्स नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल आल्सो बी वेरीफाइड इन द रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन इन दिस सर्टिफिकेट। तो जो भी आप सर्टिफिकेट दिया होगा उसमें आपके फादर का नाम, अपनी माँ का नाम होना चाहिए। दोनों में से एक का रहेगा तो भी चलेगा, अगर दोनों में से किसी का भी नहीं है तो उसमें क्या करना है वो भी मैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो दूसरा है NCVT, NTC, NAC, SCVT सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। तो जिन छात्रों ने अपना 10th का मार्कशीट के साथ साथ ITI भी कर रखा है वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको DV के दौरान लेके आने हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको उनका 2 फोटोकॉपी करा लेना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। अगला है SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज एनेक्चर 1। तो जिनका भी सर्टिफिकेट है जो भी कास्ट में आते हैं SC/ST में, उनको एज पर एनेक्स 1 ही कराना है। तो ये रहा एनेक्चर 1 फॉर्म। इस फॉर्म के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट फॉर SC/ST प्रोड्यूस करना है। तो आप यही फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें जो भी रिक्वायर्ड ऑफिसर के साइन है जो उसका ले लीजिएगा। आप उसका साइन आपको किसका लेना है, यहाँ पे आपको मेंशन किया है DM, ADM, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, ऑफिसर्स हैं, इनका आपको साइन लेना है, उनका सील स्टैंप लेना है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट्स हैं फॉर्म भरते समय अगर उनका गलती से उनका नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, या अपने माता या पिता का नाम में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत डाल दिया हो, तो इसका आपके लिए क्या करना है, एक एफिडेविट बनाना है। अब एफिडेविट कैसे बनाओगे आप,
आप आपके जो घर के नज़दीकी जो सिविल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे चले जाइए, आप वहाँ पे लॉयर से मिलिए और उनसे बताइए कि फॉर्म अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, उस दौरान मेरे से ये गलती हो गई, तो इसके लिए मुझे एफिडेविट बना के दीजिए। तो जब एफिडेविट बनाएगा मेक श्योर कीजिएगा वो नोटराइज्ड हो, और जो नॉन जुडिशियल कॉपी में बनता है जो 50-100 रुपये का आता है आप उसमें बना लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि अक्सर पूछते हैं कि अगर हिंदी या इंग्लिश में सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर दूसरे रीजनल लैंग्वेज में है तो फिर क्या करें। तो उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटेड कॉपी बनाना होगा जिसके लिए अलग से एफिडेविट लगेगा। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए हिंदी या इंग्लिश में होना कंपलसरी है। तो अगर मान लीजिए कि आपके मल्टीपल मिस्टेक्स है, आपके फादर्स के नाम में मिस्टेक है और आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो उस सिचुएशन में हर एक का अलग अलग एफिडेविट बनवाना है। अगला है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, नॉट ऑल्टर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, एक तो क्रीमी लेयर रहता है और नॉन क्रीमी लेयर रहता है। क्रीमी लेयर को वाले को टेंशन नहीं है कि वैसे यूआर ट्रीट करते हैं, नॉन क्रीमी वाले को अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एनसीएल में वो लोग आते हैं जो जिनका सालाना इनकम जिनकी फैमिली का 8 लाख से कम हो। ठीक, तो ये रहा फॉर्मेट एनेक्स 2 का, जिसमें ओबीटी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को लेके जाना है आपको, और आपको ये सेम टू सेम फॉर्मेट आपको लेना है, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ऑफिसर्स है उनका आपको साइन लेना है। तो छात्र का यहाँ पे पूछते हैं कि हमारा स्टेट का चलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना है। तो आपके पास भले स्टेट का भी हो, आप अपने जो ये फॉर्मेट दिया गया है इसका भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाकर दूसरा इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो क्यों नहीं आप इसमें एफर्ट डाल रहे हो। अगला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें डिजिटली साइंड है ऑफिसर का, तो उसके अलावा भी हमें ये कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको ये कराना पड़ेगा। आप अगर आपके पास समय है अभी भी, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप करा लीजिए कि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। फिर और पूछते हैं कि इसमें 2019 में हमने जो फॉर्म भरा था तो वो वाला ओबीसी सर्टिफिकेट भी देना होगा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम? न्यू वाला तो है ही आपके पास। तो देखिए, अगर आपका पुराना वाला है तो देन इट्स वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको पिछला 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगला है पॉइंट नंबर 5, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स एज पर रिक्वायर्ड एनेक्सर 2A। तो ये कुछ है नहीं ज़्यादा, खाली एक फॉर्मेट है दिया गया और उसको सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें आपको साइन करना है और इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगला है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको एनेक्स 3 के मुताबिक उनका फॉर्म लेके जाना है। तो ये रहा एनेक्स 3 फॉर्म। तो इसमें दिया गया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS। तो इसमें जो भी रिक्वायर्ड मेंशन है वैलिड फॉर द ईयर, क्योंकि हर साल आपको निकलता है, हर साल आपको बनाना पड़ता है। इसमें सिग्नेचर विद द सील ऑफ द ऑफिस। तो इसमें भी आपको जो तहसीलदार है, DM है, SDM है, उनका साइन चल जाएगा, और इसको भी आपके साथ लेना है अगर आप EWS में आते हैं तो। अगले पॉइंट तक बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, इनकम सर्टिफिकेट देना है फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर 3A। तो जिन छात्रों ने ये क्लेम किया है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो उन्हें इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि जब उन्हें फॉर्म भरने समय उन्हें 500 रुपये दिया था तो उनको 500 रुपये के बदले खाली 250 रुपये दिया होगा। तो उस जो उन्होंने एग्जाम्पशन लिया है उसके लिए उनको प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा एनेक्सर 3A के मुताबिक। तो ये रहा एनेक्सर 3A। तो इसके मुताबिक आपको देना है, इसमें जो भी नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर, एज, रेसिडेंशियल जितना भी है वो भर के देना है, सिग्नेचर एंड नेम। तो इसमें आपको दे दिया है कि हुज फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000 पर एनम। तो जिनका फैमिली इनकम 50,000 से कम है सालाना, उन्हीं को ये एग्जाम्पशन मिलेगा। और इसमें आपको साइन किसका लेना है, इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जितने भी ये मेंबर्स हैं, सदस्य हैं और ऑफिसर्स हैं, इनका आपको साइन लेने के बाद ये आपको प्रोड्यूस करना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, माइनॉरिटी कमिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर एनेक्स 4। तो जितने भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है इंडिया में, मुस्लिम, सिख एंड अदर्स, उनको भी अगर एडवांटेज लेना है किसी तरीके का तो एनेक्स 4 फॉर्म प्रोड्यूस करना रहेगा उन्हें। तो ये रहा फॉर्म, एनेक्सर फॉर्म, और इसमें दिया गया है डिक्लेरेशन परफॉर्म ऑफ द वेरी ऑफ एग्जामिनेशन फीस। ओके, तो ये आपका फॉर्म फिलअप करना है और आपका साइन
एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट बताना है। इसमें दिया गया है कि इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन, पारसीस, ठीक है। तो और टू बी इसमें लिखा गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर दैट ही शी बिलोंग्स, ओके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और इस मुताबिक आपको फॉर्म जमा करना है। अभी आइए चलते हैं, अभी बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन है इनके बारे में कहा गया है। पॉइंट नंबर 9, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो जो भी फौजी भाई बहन है वो अगर अपने सर्विस से जब डिस्चार्ज होते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD एज पर फॉर्मेट ऑफ एनेक्स 5A, 5B, 5C। जितने भी हमारे विकलांग भाई बहन हैं, अगर वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उन्हें अपना जो भी डिसेबिलिटीज़ है उस एनेक्स जो भी आता है उस मुताबिक आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये रहा फॉर्म एनेक्स 5A। तो इसमें दिया गया है कि इन केस ऑफ एम्पुटेशन, कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स और डॉफ्यूजम एंड इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये जो भी इन कैटेगरी में आते हैं उन्हें फॉर्म 5 फिलअप करना है और उसके बाद फॉर्म 5A फिलअप करना है। उसके बाद फॉर्म 5B एनेक्स 5B फिलअप करना है। जिनका जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है उन्हें ये फॉर्म फिलअप करना है और ये सारी चीज़ें दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। और तीसरा है एनेक्स 5C। तो जो भी उन दोनों में नहीं आता है उनको इस फॉर्म में फिलअप करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पर दिस एनेक्सर। तो ये रहा वो एनेक्स जिसपे जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपना इसमें जो सिग्नेचर एंड स्टैम्प जो भी रहेगा रिक्वायर्ड आपको लेना है। तो ये इसमें अच्छे से लिखा है कि आई हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सिविल एनी अवेलिंग बाय एक्स सर्विसमैन कोटा अटेंडिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एज पर 2019। तो जिन्होंने एक्स सर्विसमैन जब आप डिस्चार्ज हो गए उसके बाद आपने कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके लिए आपको ये फॉर्म प्रोड्यूस करना रहेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। अगर जो भी कैंडिडेट्स अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको एनओसी लेना पड़ेगा और एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब अपने डीवी कर रहे हो। कई भी छात्र ये पूछते हैं कि हम प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी चलेगा, लेना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइवेट काम कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी डाउट रहता है कि SC/ST कैंडिडेट है, OBC है या फिर किसी कम्युनिटी खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या एग्जेप्शन है इससे? नहीं, इसमें कम्युनिटी का कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो और आपने रेलवे में अब आना चाहते हो तो वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 13 है कि NOC सर्व फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन विद प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। जो भी फौजी भाई बहनें ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्होंने ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास कर लिया है, वहाँ पे यहाँ पे आना है उन्हें, तो उन्हें अपने ऑफिस से NOC लेना है और जो भी डेट ऑफ डिस्चार्ज है उनका वो उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। अगला है गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था 2019 में, उसके बाद आपने कोई अपना नाम चेंज किया है तो गैजेट में तो अपना दिया ही होगा आपने, तो उस गैजेट का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन की कॉपी आपको लाना है। साथ ही साथ अगर आपका दूसरा कोई लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको इसको प्रूफ करता है कि आपका नाम चेंज कर लिया है आपने, तो वो भी आपको लाना है। 15 जो पॉइंट नंबर 15 है, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रू चालान एट SBI ब्रांच और पे स्लिप एट ए कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। तो जिन्होंने इसके जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके दो तरीके थे फीस पे करने के, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन पे किया है तो उसका कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन किया है तो आपका जो पेमेंट स्लिप है वो आपको साथ लेके आना है। पॉइंट नंबर 16 है सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना सेल्फ सर्टिफाइड प्रोड्यूस करना है और एक डिक्लेरेशन एक तरीके का वो आपको लेके आना है। पॉइंट नंबर 17 है कि जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लाना है। तो ये आपको समझ ही होंगे कि इसमें क्या है। अगर अगला पॉइंट नंबर 18 है कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा 4.1। ठीक है, देखते हैं चलिए ये क्या है। ये रहा 4 नेशनल एंड सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है। तो 4.1 में तो इसमें 4.1 और F की बात कर रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज ऑफ BCDE पर्सन इन द हुज फेवर सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर नेपाल, भूटान,
तिब्बत और अदर रीजन से बिलोंग करते हैं जो कि इंडिया में आके सेटल हुए हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अगला पॉइंट नंबर है 19। इसमें ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स अगर डाइवोर्स हो गया है, फॉर्म भरने के बाद जब मैरिड थे, फॉर्म वेरिफिकेशन के इन बीच में उनका डिवोर्स हो गया है, तो उसका जो जुडिशियल सेपरेशन जो फॉर्म है, माफ़ कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड आपके जो डिवोर्स के, वो आपको पेपर्स लेके आने हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, अगर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड इन केस ऑफ विडो, अगर कोई महिला के हस्बैंड डेथ हो गई है उनकी, तो वो अभी विडो कहा जाएगा, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लाना है। और इसमें ये भी मेंशन किया है कि कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, अगर रीमैरिड किए हैं तो फिर आपका मैरिज का सर्टिफिकेट रहेगा, तो वो आपको प्रोड्यूस करना है। अगला इसमें है 21 में, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग दिस CEN शुड गिव द सेल्फ डिक्लेरेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉयर अबाउट द डिटेल्स अगेंस्ट द CEN एज सुन एज दे ज्वाइन। इसमें यह बताया गया है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, उन्हें डिस्चार्ज होने के बाद अगर कहीं और जगह वो को नौकरी कर रहे हैं किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके बाद यहाँ आना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपको NOC लगेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जो डिस्चार्ज होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट मिले, तो साथ वो, और जहाँ पे आप वो काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, वहाँ से NOC लगेगा जब DV में आएंगे तब। अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 22 में क्या दिया गया है। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक रेज इलेक्शन मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल फॉर्मेट अथॉरिटी। तो आखिर में जो भी कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भरते समय अपना कैटेगरी मेंशन किया, SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये जिनके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको UR में माना जाएगा। अगर आप UR में फिर आपको मान लिया जाता है, तो फिर आपका उसमें कट ऑफ पार करना ज़रूरी है, कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्ट्रेट अवे। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, उसमें डेट ऑफ इशू मेंशन होना चाहिए कि डेट ऑफ इशू आपके जो एप्लीकेशन आपने भरा था उसके एंडिंग क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। अगर डेट ऑफ इशू मेंशन नहीं है, तो आपको आपके इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक जो भी आपका स्कूल कॉलेज रहेगा, वहाँ पे जाके वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहाँ से उनका एक सर्टिफिकेट लेना है और आपको सर्टिफाई करेगा कि ये बंदा यहाँ से पास हुआ था, इसका डेट ऑफ इशू ये है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डाउट सारे क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा।